Good morning students. Today we will discuss the next topic, that is the genetic code. Genetic code क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कैसे ये डीएनए को प्रोटीन के साथ कनेक्ट करता है, कौन सा इंटरमीडिएट है जिसके बेस पे जेनेटिक कोड को हम डेसिफर करते हैं, मींस उसका जो मीनिंग है वो फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीजें हमें जेनेटिक कोड में स्टडी करनी है। अब जेनेटिक कोड की जब बात करते हैं तो जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि जेनेटिक कोड को मेंशन करना या जेनेटिक कोड को डेसिफर करना, उसका मीनिंग निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग replication and transcription, ये हम पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन दैट इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, one nucleic acid was copied into another nucleic acid, मीन्स डीएनए है तो उससे नेक्स्ट डीएनए बन जाता है, मीन्स रेप्लिकेशन। अगर डीएनए है, डीएनए से आरएनए भी बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, वन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड इनटू अनदर न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर कॉपी हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये कॉपिंग किस बेस पे होता है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है वो डिसाइड करता है रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को। So that is based on complementarity between nucleic acids, मीन्स डीएनए और आरएनए के बीच में या जो डीएनए से नया डीएनए बन रहा है उनके बीच में। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो डिसाइड करता है रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन का मतलब होता है दैट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन। ट्रांसलेशन में एक प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है जिसमें एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन required flow of genetic information or transfer of genetic information from the sequence of nucleotides or from the sequence of base pairs from DNA or polynucleotide to sequence of amino acids in a protein। मीन्स जब ट्रांसलेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में जरूरत पड़ती है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या बेस पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। मींस अगर हमारे पास ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर बेस पेयर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड हो जाए जिससे प्रोटीन बनती है। ये होता है ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेशन में डीएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके सीक्वेंस, जो बेस पेयर का सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा
वो सारा डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर के सीक्वेंस के ऊपर। लेकिन जब डीएनए से डीएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं चीज, ATGC। अगर ये सीक्वेंस है हमारे पास डीएनए के अंदर और इससे एक नया डीएनए बनना है, नया स्ट्रैंड बनना है, तो A के कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ता है T के कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ता है A, G के कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ता है C और C के कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ता है G। मींस अगर हमें ये वाला सीक्वेंस पता है तो इसका दूसरा सीक्वेंस हम बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेस पे। अगर ये डीएनए होता और इस डीएनए स्ट्रैंड से बनना होता आरएनए, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता कि जहां पे हमने टी लिखा है वो यहां से हट जाता और उसकी जगह पे आ जाता यू, यानी कि यूरासिल। तो चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो हेल्प करता है रेप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी। लेकिन जब बात करते हैं ट्रांसलेशन की, जहां पे डीएनए के बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है, तो यहां पे सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में और प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। मींस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देख के कौन सा न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है पता नहीं चलता है। सो देयर इज अ नो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्रिटी बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। neither does any complementarity exist between nucleotide sequence or nucleotides and amino acid of प्रोटीन के एमिनो एसिड्स और जो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है उसके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होती है। एंड नोर कुड बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी है ही नहीं। मींस न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऐसी नहीं है। सेकंड, ना ही हम थ्योरेटिकली ड्रॉन कर सकते हैं कि अगर ए है तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा, अगर जी है तो कौन सा अमीनो एसिड वो कोड करेगा, सी है तो कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा। ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जब कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए वो कैसे एक प्रोटीन को कोड कर सकता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके बीच में वाकई में रिलेशन होता भी है या नहीं। तो रिलेशन के लिए जो एविडेंस आता है वो ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है, अगर न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज उससे बनने वाली प्रोटीन में रिफ्लेक्ट होता है। मींस अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया है, बेस पेयर में चेंज आया है, तो प्रोटीन के अमीनो एसिड में भी चेंज आ जाता है। जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, जहां पे GAG एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड्स का, वो कोड करता था वहां पे ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जैसे ही GAG से GUG में चेंज हुआ, एमिनो एसिड ग्लूटामिक की बजाय आया गया वैलिन। तो जैसे ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदलता है वैसे ही एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में और एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कोई तो कनेक्शन है, कोई तो लिंक उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। सो एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन sequence of nucleotides or base pairs. Sequence of nucleotides of a polynucleotide and sequence of amino acids in a protein
in a protein can be traced, that any change in the sequence of nucleotides leads to change in amino acid sequence. मीन्स वाकई में क्या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में और एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कोई लिंक है? तो इसके लिए एविडेंस ये आता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में या बेस पेयर के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, उसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोटीन के साथ होता है। कोई ना कोई तो लिंक है, बेशक कॉम्प्लीमेंट्रिटी ना हो, मींस एक न्यूक्लियोटाइड कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, लेकिन कनेक्शन तो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में और एमिनो एसिड के सीक्वेंस में। तभी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर टाइप की पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकता है, और यहीं से प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड एक्शन में आते हैं। यही इसी वजह से जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है कि न्यूक्लियोटाइड का कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड या डिटरमाइन कर सकता है। That's why proposition of genetic code was given to determine the sequence of amino acids in a polypeptide or in a protein। मीन्स इस वजह से प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड की प्रोपोजिशन मीन्स एक तरीके से कोई स्टेटमेंट रखी जाती है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रस्ताव रखा जाता है। तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, किसी चीज को रखना। तो जेनेटिक कोड को प्रपोज इसीलिए किया गया था ताकि उसके बेस पे प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन किया जा सके, बताया जा सके कि कैसे जेनेटिक जो कोड है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट एमिनो एसिड के सीक्वेंस के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए सारा कैरी आउट किया गया था। अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में वो दो चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल किस केमिकल या किस मॉलिक्यूल का बना हुआ है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए किससे बना हुआ है। और सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब ये फाइंड आउट हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो ये दोनों चीजें मीन्स बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये अपने आप में काफी एक्साइटिंग क्वेश्चंस थे या एक्साइटिंग डिस्कवरीज थी। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, structure of DNA, these are the very exciting डिस्कवरीज। ये काफी एक्साइटिंग डिस्कवरीज थी, काफी ज्यादा एक्साइटेशन के साथ इन वर्क को किया गया था। लेकिन जब बात आती है
दैट इज द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड द डेसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। मींस एक तो जेनेटिक कोड क्या होता है उसको रखना, सेकंड जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है, किस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ये काफी चैलेंजिंग टास्क था। proposition and decifration और deciphering का मतलब होता है मीनिंग। proposition and deciphering of genetic code, that is a challenging task। ये काफी चैलेंजिंग टास्क था, ये काफी मुश्किल काम था कि जेनेटिक कोड क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से एक एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ये काफी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि इसके अंदर काफी अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। इट रिक्वायर्ड साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी इसमें। अब कौन कौन से फील्ड के साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी इसमें, लाइक फिजिसिस्ट यानी जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट, जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो काफी अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट थी, तब जाके उसकी प्रपोजिशन और डेसिफरिंग की जा सकती थी। इसलिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, काफी मुश्किल काम बन रहा था। अब यहाँ पे जो जेनेटिक मैटर की प्रपोजिशन और डेसिफरिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है फिजिसिस्ट का, दैट इज जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो, इनका वर्क क्या था? ही स्टेटेड दैट देयर आर 4 nitrogen bases and they have to code for 20 amino acids। 20 एमिनो एसिड्स, अब 20 नहीं है बल्कि 21 एमिनो एसिड्स हैं टोटल जो प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं। पहले जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखी थी तब 20 एमिनो एसिड्स थे। इन्होंने कहा दैट देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं। अगर हम डीएनए की बात करते हैं चाहे आरएनए की बात करें, 4 तरह की नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए में भी 4 तरह के होते हैं, आरएनए में भी 4 तरह के होते हैं। डीएनए में ए, जी, सी और टी होता है, जबकि आरएनए के अंदर ए, जी, सी और यू होता है। तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है, नो न्यूक्लियोटाइड, एक ही जो नाइट्रोजन बेस है उसका डिफरेंस है। तो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, उन्होंने ये बोला था, और उन 4 नाइट्रोजन बेसिस को कोड करना था 20 एमिनो एसिड्स के लिए। अब अगर एक नाइट्रोजन बेस जो कि एक न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, अगर एक नाइट्रोजन बेस एक एमिनो एसिड के को कोड करता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 एमिनो एसिड ही बन सकते थे, लेकिन यहां पे तो 21 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। तो इतने सारे एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीन्स अगर ये कंबाइन करते हैं 2, 3 या 4 के रेस्पेक्ट में, तभी ये एमिनो एसिड्स को यानी 20 टाइप या 21 टाइप्स के एमिनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। सो these nitrogen bases or nucleotides or base pairs or you can say nucleotides
So these nitrogen bases or nucleotides must undergo combinations, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या ये जो नाइट्रोजन बेसिस है इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर ये कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही 20 या 21 टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो दो की यानी कि दो नाइट्रोजन बेस या दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ एक अमीनो एसिड को कोड करें या तीन एक साथ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करें या चार करें। तो ऐसा किस तरीके का उनका ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितने न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी देखते हैं कितने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर टाइप्स की नाइट्रोजन बेसिस है, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अगर एक नाइट्रोजन बेस ए, अगर हम यहां पे जेनेटिक कोड की जब बात करते हैं तो एक्चुअल में mRNA के ऊपर हम डिटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन या ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको। तो डीएनए से तो आरएनए बन गया, आरएनए को रीड करके प्रोटीन बनती है। तो जनरली जेनेटिक कोड की जो कॉन्सेप्ट है वो आरएनए के ऊपर होती है, यानी कि एमआरएनए के ऊपर। और एमआरएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, जी, सी और यू। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो टोटल हमारे पास 4 तरह के ही अमीनो एसिड एक प्रोटीन के अंदर आ सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। एक प्रोटीन के अंदर सिर्फ 4 टाइप्स के अमीनो एसिड प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। 20 से लेकर 21 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फेल हो जाती है। दूसरी कॉन्सेप्ट आती है कि ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं। अगर ये डबलेट की फॉर्म में कंबाइन करें तो अगर ये डबलेट की फॉर्म में कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 16 कॉम्बिनेशंस।